चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, आज के डिस्कशन के लिए आपकी सेवा में हम आ चुके हैं। तो आज 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन अन्य दिनों के क्वेश्चन से थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आप लोगों ने आज सेट दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर आइडिया मिला होगा कि आज का प्रैक्टिस सेट यानी आज का डिस्कशन थोड़ा सा पहले के मुकाबले कैलकुलेटिव है। कोई बात नहीं, किसी दिन ज़्यादा कैलकुलेटिव रहना है और किसी दिन कम कैलकुलेटिव रहना है, किसी दिन मॉडरेट रहना है। हर तरह का सीन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को तैयार रहना है, काम करते रहना है, ठीक है। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन सेट नंबर 6 हमारा है। आप लोगों में से जो कोई भी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना है कि इस सेट में आपको जरूर शामिल रहना है। इस सेट में आपको जरूर एंट्री करना है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन है। जिस एप्लीकेशन पर ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, आप जा कर के वहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू टेस्ट करके है, आप उसमें ज्वाइन कर जाइए और आप वहाँ पर उस क्लास को कीजिए। डेली टेस्ट लगाइए, मंडे टू फ्राइडे में हम उसका डिस्कशन करते हैं। आप डिस्कशन देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आज इस टेस्ट का हम शुरुआत करते हैं। आप जब भी लाइव आते हैं एक लाइक का बटन जरूर प्रेस किया कीजिए। बाद में आप देखते हैं तो अपना एक लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगता है, ये क्लास कितना आपके लिए उपयोगी है। उपयोगी तो बहुत ज़्यादा है, बस डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अलजेब्रा से सवाल है। थोड़ा स्पीड रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तीन संख्याएं एक्स वाई और जेड इस प्रकार है कि एक्स प्लस वाई बराबर 13 है, वाई प्लस जेड बराबर 15 है और जेड प्लस एक्स बराबर 16 है। मैं तो कहता हूं कि आप तीनों को जोड़ दीजिए। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। जब तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स भी 2 बार, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार, ठीक है। और इधर क्या होगा, 13, 15, 28, 28 और 16, ये कितने हो जाएंगे, 44। तो इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 22। अब आप सोच लीजिए कि मेरे दोस्त x प्लस वाई बराबर कितना है, 13। अब x प्लस वाई का मान अगर 13 है और तीनों मिला के है 22, 22 में ये 13 है तो आपका z कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने z का मान 9 देख लिया। अब ध्यान से आप देखो कि z को अगर आप 9 कहते हो और एक्स जेड आपका 16 है तब तो x 7 हो जाएगा। फिर देखिए अगर आपका x 7 है और एक्स वाई 13 है, 13 में ये 7 है तो y कितना होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। अब आप आराम से क्वेश्चन पर बैठाइए। अब देखिए एक्स वाई और वाई जेड, मेरे दोस्त एक्स वाई करोगे 7 6 42 होगा। आप अगर वाई जेड करते हैं 9 7 आपका 63 हो जाएगा और बटे एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड यानी कि 7 6 और जेड, जेड का मान कितना है, ये आपका 9 है। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 105 और बटे ये 7 × 6 और ×9। अब जो कटने वाला है उसको काटिए, 7 से काटेंगे 15 7 105 हो जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6 और ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ऊपर में आपको 5 नजर आएगा और नीचे में आपको 18 नजर आएगा। तो इस तरह से आप 5/18 देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 5/18 आप इस क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे हैं। तो मेरे साथियों ध्यान से आप तमाम चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए, चलते रहिए और हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये बिल्कुल सही रहा होगा। ओके, चलो अब आओ मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हालचाल है आप लोग का, उम्मीद है अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, एक वृत्त में जीवा पी क्यू और टी एस को आगे बढ़ाने से आर पर मिलती है, ठीक है भाई। आर क्यू बराबर 14.4, पी क्यू बराबर 11.2, एस आर बराबर 12.8,
टी एस की लंबाई क्या होगी। अब देखिए हमारे पास एक सर्कल है। अब सर्कल की एक जीवा हमारा पी क्यू है। अब आपने क्या किया है, पी क्यू को आगे बढ़ा दिया, और एक हमारा टी एस है, आपने टी और एस, एक जीवा पी क्यू आगे बढ़ाया, एक जीवा टी एस इसको भी आगे बढ़ाया, ये दोनों जाके आर पर मिल रहा है। अब क्वेश्चन के अनुसार आर क्यू है 14.4, आर क्यू ये 14.4 है। अगर हम पी क्यू की बात करें तो ये हमारा 11.2 है। फिर हम देख रहे हैं एस आर 12.8, ये आपका 12.8 है। हमें टी एस का मान मांग रहा है, आप टी एस को मेरे दोस्त एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये सीकेंट कंसेप्ट है, और सीकेंट कंसेप्ट क्या होता है, पूरा सीकेंट यानी बोले तो पी आर, और इनटू बाहरी सीकेंट बोले तो क्यू आर, बराबर इसका पूरा सीकेंट यानी कि टी आर, और बाहरी सीकेंट यानी कि एस आर। अब बताइए पूरा अगर देखने जाएंगे ना, 11.2 और ये 14.4 जोड़ देंगे हो जाएगा 25.6, ये हमारा 25.6 होगा। क्यू आर, तो क्यू आर हमारा है 14.4 बराबर टी आर, तो टी आर हम एज इट इज रहने देते हैं, और इनटू एस आर, तो मेरे दोस्त एस आर हम देखने जाएंगे तो ये हमारा 12.8 हो जाएगा। अब आप देखिए 12.8, ध्यान दीजिए 12.8 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 2 से इसमें गुना कीजिएगा 28.8, यही आपका हो गया टी आर। अब पूरा 28.8 में से अगर 12.8 को हटा दिया जाए तो ये आपको 16 नजर आएगा, यानी कि टी एस। अब देखिए टी आर पूरा 28.8 में से 12.8 हटाएंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 16 हो जाएगा। आप में से जिनका 16 आया होगा बिल्कुल सही रहा होगा। अब कुछ भाई कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर ई में क्या परेशानी है, इसमें दिक्कत क्या है, आपको ई कैसे हो रहा है, एक बार चेक करने में क्या जा रहा है, एक्स वाई, वाई जेड, और ये आपका जेड एक्स है, जोड़ते हैं तो डबल एक्स डबल वाई और डबल जेड, ठीक है। और इधर जोड़ के देखिए 13, 13 और 15 हो जाएगा 28, 28 और 16 हो जाएगा 44, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22। अब एक्स प्लस वाई का मान 13 है तो ये मेरा 9 हो जाएगा, और जब जेड हमारा 9 हो गया, जेड एक्स हमारा 16 है तो 16 में 9 गया 7 होगा, एक्स का मान 7, दोनों मिलके 13, तो ये हमारा 6 होगा, है ना। तो इस प्रकार आप क्या देखे हैं, आप देखिए y का मान 6 हो गया है और z का मान 9 हो गया है, ठीक तो है। तो इस तरह से हमारे पास एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सब मालूम है। तो देखिए एक्स वाई करने जाएंगे ना, यहाँ पर एक्स वाई 7 छक्के 42, वाई जेड करने जाएंगे तो वाई जेड हमारा क्या हो जाएगा, तो वाई जेड, ओ हो, यहाँ पे लगता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। अच्छा ठीक है, वाई जेड है मेरे दोस्त, हमने यहाँ पर एक्स जेड कर दिया है ना, एक मिनट, एक एक्स वाई ये हमारे पास 42 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर इन्होंने वाई जेड दिया है, और वाई जेड का मान, वाई का मान 6 है और जेड का मान देखिए तो 9 है, तो 9 छक्के हो जाएगा 54, और बटे में कितने, तो 7, 6 और ये 9, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 5 4 9, और बटे में मेरे दोस्त ये कितना, तो ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 7 गुने 6 और गुने में क्या, 16 छक्के 96, यानी ऊपर 16 और नीचे में 63, ऊपर 16 और नीचे में 63, ठीक है। बिल्कुल मेरे दोस्त आप सही कह रहे हो, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये सब ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हमने यहाँ पर गलती से इसको हमने गलती से समझ लिया था क्या, एक्स जेड समझ लिया था, और एक्स जेड इसको समझ लिया था, जिसके कारण हम 5/18 आंसर दे रहे थे, ठीक है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, गुस्सा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपका हो चुका है, थैंक यू। अब 3 नंबर पर आइए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास एक सर्कल है पी ए, पी ए इसकी टेंजेंट स्पर्श रेखा है,
और हमें कह दिया है कि ओ सेंटर, अगर वो ओ सेंटर है तो सेंटर से जाने वाली ये जो जीवा है ये व्यास कहलाएगी, ठीक है। और व्यास परिधि पर 90 डिग्री, आई मीन मेरे दोस्त त्रिज्या, ठीक है, ये व्यास परिधि पर 90 डिग्री बनाएगी, ये तो बात सही है। लेकिन ये तो एक स्पर्श रेखा है ना, और स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है पी ए, और ये मेरे दोस्त पूरा व्यास है, लेकिन ओ ए तो हमारा रेडियस होगा और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पी ओ बी, पी ओ बी ये जो हमारा है ये 110 है। अब सोच के देखिए, 110 में अगर ये 90 है तो ये कन्फर्म हमारा 20 होगा, यानी आपने ये स्पष्ट देखा ए पी ओ ये हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या उम्मीद करें कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आई मीन 20। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्या हो सकता है। 4 नंबर में हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन भी डिफरेंट डिफरेंट है, और क्वेश्चन ऐसा है जिसको कि वैल्यू पर बनाया जा सकता है। तो ऐसा कीजिए, वैल्यू पे ही बना लीजिए। वैल्यू पर बनाने का मतलब ये हुआ कि आप 45 डिग्री डाल सकते हैं। अगर आप 45 डिग्री डालते हैं तो आपका क्या हो सकता है वो देखिए, कॉसेक 45 प्लस कॉट 45 और ये हमारा 1 है। यहाँ पर कॉसेक 45, ये हमारा कॉट 45 और प्लस में 1 है, और माइनस वो कितना 2 और कॉसेक 45 हमारा √2 है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 2 और प्लस में √2, और यहाँ देखिए ये 1 से 1 चला गया, ये √2 रह जाएगा, -2 √2 हो जाएगा। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 होगा, प्लस में आपका 2 होगा और -2 √2 होगा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया है और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए मेरे दोस्त ये क्या है, आज बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कैलकुलेटिव है, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, कैसे कैलकुलेटिव है, क्या हो सकता है इसमें। मेरे दोस्त देखो ये कैलकुलेटिव इसलिए है क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर हम x का मान 2 मानते भी हैं तो मेरे दोस्त सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या करें इस स्थिति में, थोड़ा सा बेसिक प्रपोज करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे दोस्त ई जो इसका हमें आंसर चाहिए आखिर ये क्या है, तो इसको तो हम देख रहे हैं कि ये 4x का होल क्यू है, और मित्र मेरे ये हमारा y का होल क्यू है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर बोलेंगे 16x², प्लस में बी स्क्वायर बोलेंगे y², माइनस में ए बी बोलेंगे तो 4xy हो जाएगा। यानी कि हमें ये चीज़ तो हमें मालूम है पहले से, ठीक है। बस हमें मेरे दोस्त इसको फाइंड करना है। अब ये कहाँ से फाइंड होगा, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब देखिए ये इसको 16x² को 4x² लिख सकते हैं, और y को हम y का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए a² प्लस बी स्क्वायर जो है, a² प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और -2ab, ये तो आप लिख ही सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए इसका मान तो हम नहीं जानते, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया है ना, और बराबर में 48 दिया है तो 48 रहने दीजिए, ये भी हमारा 48 है बराबर। अब एक्स वाई का मान, तो एक्स वाई का मान आप 2 जानते हैं, 2 यहाँ पर पुट करिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 जाके जुड़ेगा, ये आपका 64 हो जाएगा। यानी 4x प्लस वाई बराबर ये आपका 8 हो जाएगा। आप ये चीज़ यहाँ पर 8 रख सकते हैं, और आप ये देख लीजिए ये आपके पास कितना दिया हुआ है, ये है 48 माइनस 4 दूनी 8, यानी 320 हमें इसका रिजल्ट दिख रहा है। अब 320 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो मेरे दोस्त मैंने आपको पहले ही कहा इतना ही अच्छा साउंड बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एकदम चिंतित मत होइए और काम करते रहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलो ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखो कि ये क्या है। दोस्त मेरे कहता है कि एक वृत्त हमारा ए बी, एक वृत्त ए बी बराबर 8.4, बी सी बराबर 9.8, सी डी बराबर 5.6 भुजाओं वाले एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात करें, भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात करें।
अब ये देखिए, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब एक सर्कल के चारों भुजा को, एक सर्कल के चारों भुजा को ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक सर्कल है जो एक चतुर्भुज के चारों भुजा को टच कर रहा है, ठीक है भाई। अब ए बी हमारा दिया है 8.4, 8.4 हो जाएगा। बी सी हमारा 9.8, ये हमारा 9.8 है। और सी डी हमारा 5.6, ये हमारा 5.6 है। और ये जो हमारे पास ए डी है, ए डी हम नहीं जानते। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कभी भी मेरे दोस्त एक चतुर्भुज के चारों भुजा को एक वृत्त टच करती है तो आमने सामने की भुजा का योगफल बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं ए बी और प्लस सी डी, इसका जो योग होगा, ठीक है, इन दोनों का जो योग होगा वो ए डी और बी सी के बराबर है। बी सी और प्लस ए डी आपस में इक्वल है। ए बी हमारा 8.4 है, सी डी हमारा 5.6 है, बी सी हमारे पास 9.8 है और ए डी हमें नहीं मालूम। अब ये देखिए, हमारे पास 8 5 13 1 14 हो जाएगा। 14 में 9.8 घटाइएगा तो 4.2 होगा। यही हमारे पास ए डी होगा। तो आपका 4.2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान है, ये सब चीज़ आप लोग को आता होगा, कहीं कोई ज़रूरत नहीं होगा। हमको आपसे बात करना है। क्या बात करना है मेरे दोस्त? आप कल ऑफिस वाले नंबर पर 12 बजे फ़ोन करना, हम आपसे बात अवश्य करेंगे, ठीक है? 12:30 में करना। अब आप इसको देखो कि ये क्या है और क्या यहाँ पर हो सकता है। मेरे दोस्त ऑप्शन तो इस तरह से है कि अगर हम इसको मेथड से बनाने या वैल्यू से बनाने जाएं तो दो दो ऑप्शन मैच हो सकता है। तो क्या करें, मेथड से बना लो, मेथड आसान रहेगा। अब देखो, जैसे 1 प्लस 2 tan² को हम sin² / cos² तो लिख ही सकते हैं जी, प्लस अब यहाँ से हमारे पास 2 sin θ इंटू sec² को क्या लिख सकते हैं, बटा में cos²। अब आज अगर हम एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास cos² हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा cos² हो गया है, प्लस ये हमारे पास 2 sin² है और ये हमारे पास क्या है, 2 sin θ है। ठीक है, देखते रहिए। अब आप देखिए कि ई हमारे पास cos², ये है 2 sin²। तो 2 sin² को हम या sin² प्लस sin² नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो cos² प्लस sin² 1 हो जाएगा, एगो sin² बच जाएगा, जिसको 1 माइनस, है ना, एगो sin² हमारे पास बच जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। और प्लस में ये हमारे पास 2 sin और बटे में कितना है, cos² θ। अब अगर ध्यान से देखो, ये हमारा sin² है, ये हमारा 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ये 1 कहाँ से आया, cos² प्लस sin² 1, एगो sin² यहाँ, 2 sin θ यहाँ। अब a² प्लस b² प्लस 2ab, ऊपर में हमें दिख रहा है कि 1 प्लस sin θ का होल स्क्वायर है। और आप नीचे देखिए कि जो cos² है, इसको 1 माइनस sin² तो लिख ही सकते हैं, और 1 माइनस sin² को 1 प्लस साइन, ठीक है, और इंटू 1 माइनस साइन, ये हम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए कि 1 प्लस साइन से हमारा 1 प्लस साइन चला गया। फाइनली हमारे पास 1 प्लस साइन और बटे में ये 1 माइनस हो जाएगा। 1 प्लस साइन और बटे में 1 माइनस साइन हो जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू टेस्ट में जा करके आपको ये पैकेज लेना होगा, तब आपको ये पीडीएफ मिल पाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको देखो, क्या है ये,
इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करो, क्या किया जा सकता है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको थोड़ा देखना। इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर कुछ आपके लिए लिख देते हैं फॉर्मूला, ताकि आपको ध्यान रहेगा तो काम देगा। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। अब इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, ध्यान रखना। एक, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दूसरा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी की होल स्क्वायर 3AB बी सी और सी ए। तीसरा, 1/2 ए प्लस सी, ए माइनस बी की स्क्वायर बी माइनस सी की स्क्वायर सी माइनस ए की स्क्वायर, ध्यान देना। और अब मेरे दोस्त देखो, 1/2 ए प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी की होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस सी की होल स्क्वायर। अभी जो हमने बोर्ड पर मेरे दोस्त लिखा है, आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जैसे ही आप इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, ये आपके लिए बड़े काम का चीज़ होगा, ये हमेशा बात याद रखना। ठीक है दोस्त, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लिए। अभी हम प्रयोग किसका करने वाले हैं, अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे दोस्त हमारे पास देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया है, और हमें एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू भी दिया है। 3xy/z का हमें मान चाहिए, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू और -3ABC बराबर क्या बताया, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। अब आप यहां देखिए, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ये हमारे पास 913 है, 3xyz और बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास 7 है। अब देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारे पास 85 है, माइनस इसका मान है 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या होने वाला है। तो ये देखिए 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि 913 और -3xyz और बराबर, ये हमारे पास हो जाएंगे 7, और इनमें से आप इनको हटाइए, ई हो जाएगा 206 और बटे हमारे पास 2। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा हो जाएगा 103। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 103। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये देखिए 103, ये 913 और माइनस 103 को 7 से गुना करेंगे 721 और बराबर हो जाएगा 3xyz। यहाँ से इसको घटाएंगे 13, ये मेरा 2 होगा। अब 11 में से 2 गया तो 9 होगा, और ये तो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 में से 7, तो मेरे दोस्त ये 8 में से 7 गया तो 1 होगा, और बराबर ये 3xyz। अब 3 से काट देंगे 64 हो जाएगा। अब इसी 64 को आप उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये जो आपके पास क्यूबिक रूट 64 है, जो कि बाहर 4 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेटिव है तो आपको कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है मेरे दोस्त, आपको काम हर हाल में करना होगा, तभी आप लेकर चल पाएंगे। और देखिए
थियरी एग्जामिनेशन पास करना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। कट ऑफ आसमान पे जा रहा है, आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, ठीक है, और निरंतर अभ्यास करोगे बहुत अच्छा आपका गुजरेगा, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब इसे देखिए कि आखिर ये क्या है। कहता है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 रिमाइंडर आता है, उसी को 35 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब ये देखिए, किसी नंबर को जब हम 280 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 73 आता है। अब किसी संख्या को 280 से भाग देते हैं तो 73 रिमाइंडर आता है, तो ये नंबर कम से कम 73 जरूर होगा, ताकि 280 से भाग देंगे तो 73 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इसी नंबर में 35 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 35 दूनी 70, रिमाइंडर हो जाएगा 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 3। अब आप में से जिनका 3 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलें। अब ये क्या है इसको समझिए थोड़ा सा। अब मेरे दोस्त हम देख पा रहे हैं कि ए बी 2:5, बी सी 3:4, हमें चाहिए ए सी। अब बी हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, बी यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो बी का वैल्यू तो समान होना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा कि यहाँ पर बी 5 हो जाए, यहाँ पर बी 3 हो जाए। बी को समान करिए, तो बी को समान करिएगा तो 5 और 3 का एलसीएम 15, तो 15 बनाने के लिए 3 से, तो इसमें भी 3 से कीजिए। 15 बनाने के लिए 5 से, तो इसमें भी 5 से करिए। फाइनली आपको चाहिए ए और सी, तो आप ए देख लीजिए आपका 6 है, और सी देख लीजिए तो सी आपका 5 को 20 है, यानी कि 3:10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्त छोटे क्वेश्चन भी हैं, अच्छे क्वेश्चन भी हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान से इसको देखना कि ये क्या है। कह रहे शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि प्रणीता शिवानी को 5 रुपए देती है तो रेशियो 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या होगा। विभाजित की गई धनराशि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बात शिवानी की है और बात परिणीता की है, शिवानी और प्रणीता, ठीक है। अनुपात की राशि x मान लेते हैं, ये शिवानी की राशि है और ये परिणीता की राशि है, ठीक है। अब कहा क्या गया है कि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, तो परिणीता क्या करेगी, अपने पॉकेट में से निकालेगी और शिवानी को देगी। अपना पॉकेट में से निकालेगी तो इसमें कमी होगा, और शिवानी को देगी तो शिवानी का बढ़ जाएगा। कहता है अब जो इनका रेशियो है, ठीक है, वो हमारा 3:4। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20x और ये हमारा 20 बराबर। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21x और माइनस का 15 होगा। 20 में 21 आके घटेगा तो -x, और 20 जाके उधर माइनस होगा तो माइनस का 35, यानी x का मान 35 हो गया। मुझे चाहिए विभाजित की गई राशि क्या होगा। तो विभाजित की गई राशि का मतलब है कि कुल राशि। अगर हम कुल राशि देखेंगे, यानी कि शिवानी और प्रणीता मिला के, तो 5 और 7 12x, तो आप ही देख लीजिए 12 गुने x का मान, x का मान हमारा हो गया 35। 35 दूनी 70 और 35 एकम 35 7 42, 420 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पेपर क्वालिफाई हो जाएगा ना सर, सिर्फ आपका पढ़ते हैं। अब कितना सबूत आपको चाहिए। 6 to 8 में इतने सारे रिजल्ट हुए, है ना। अभी 6 to 8 1 to 5 का आया था, 9 10th का आज और कल में आने वाला है। मैथ 6 to 8 के लिए मैथ का कौन सा बैच लें। अगर आपको मैथ का सिर्फ बैच, क्या मैथ के लिए 6 to 8 के लिए आप श्रद्धा बैच ले लीजिए ना, वो 6 to 8 के लिए भी है ना। श्रद्धा बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए दोस्त समझिए इसको। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है। देखिए ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और ए अकेले उस काम को मेरे दोस्त ये 20 डेज में कर सकता है, ठीक है।
अब यहाँ से अगर हम टोटल वर्क लेने चले जाएंगे तो 12 और 20 कैल्शियम होगा 60। एक दिन में 5 काम हो जाएगा और एक दिन में आपका 3 काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ए की क्षमता हमारा 3 है और ए बी की एक साथ 5, 5 में ये 3 है तो बी की क्षमता 2 हो जाएगी। अब हमें ये कहता है कि ए बी एक साथ मिलकर के काम को कितने दिन में करेगा। अगर अगर ए पूरा दिन करेगा और बी आधा दिन करेगा, ठीक है, तब तो बोलिए ना, काम है टोटल 60। अगर ए पूरा दिन करेगा तो 3 काम करेगा, बी पूरा दिन करता तो 2 काम, आधा दिन करेगा तो 1 काम, यानी 4 काम डेली होगा तो 60 काम होने में 15 दिन लग जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी लोग आप में से इनको लेकर आए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ हाँ महाभारत लिए हैं तो भी कंप्लीट हो जाएगा, काहे का टेंशन लेना है। अब ये देखिए, ए बी किसी काम को 50 दिन में, बी और सी से 37.5 दिन में, सी और ए से 30 दिन में। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए कि ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिन में, बी और सी, ठीक है, बी और सी ये दोनों मिलकर 75/2 दिनों में, सी और ए ये दोनों मिलकर उस काम को 30 डेज में करते हैं, 30 दिन में। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क लेने जाइए। अब टोटल वर्क लेने जाइएगा ना, 50, 75 और 30 कैल्शियम हो जाएगा 300। 50 छके 75 चौको, इससे उसमें भाग देंगे तो ये आएगा, और 30 से भाग देंगे तो 10 आएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर विचार कीजिए, क्या ए बी एक दिन में 6 काम, बी सी एक दिन में 8 काम, सी एक दिन में 10 काम, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी, और इधर होगा 14, 14 और 10 हो जाएंगे 24। ये हमारे पास ए बी और सी ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। अब आप थोड़ा सा देखिए, अगर ए और बी की बात किया जाए, ए और बी का, तो मेरे दोस्त आपको 6 क्षमता दिख रहा है, ठीक है ना। अब तीनों मिलके 12, जिसमें ए बी का 6 है तो सी का स्पेशली 6 हो जाएगा। अब सी यदि 6 हो गया, सी ए मिला के 10, 10 में 6 ती 4 हो जाएगा। अब ए हमारा 4, ए बी मिला के 10, तब तो बी हमारा 2 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि ए अकेला कितना दिन में, बी अकेला कितना दिन में, सी अकेला कितना दिन में, तीनों। अब करना है हमारा 300 काम, और ए की क्षमता कितना है 4, हो जाएगा 75। करना है हमें 300 और बी की क्षमता कितना है, तो बी का है 2, यानी लग जाएगा 150 डेज। करना है हमें 300 वर्क और सी की इफिशियंसी है 6, यानी कितना हो जाएगा 50 डेज हो जाएगा। तो इस प्रकार सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हमें दिख रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कितना भी कैलकुलेटिव हो, पेशेंस रख के काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक भाई कह रहे हैं, रोशन कुमार, मेरा टीजीटी मैथ में EWS 102 नंबर है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे दोस्त मैक्सिमम चांस है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपका हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको तो आप जोड़े होंगे, आप जोड़ के देख लीजिए, ऑप्शन में कोई नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप जोड़ लीजिए, सिंपल डेसिमल का जोड़ है, अपन उस जोड़ सकते हैं। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, और थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो जब थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो ना, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट, यानी कि थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई करेगी, है ना। और जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई करेगी तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब सोच के देखिए, ये हमारे पास 3 है, और कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, और माइनस का ये 4 साइन थीटा और प्लस का 1 और बराबर कितने 0। अब देखिए ये 3 और माइनस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, आप समझ रहे हैं हम इसको साइन कॉस को साइन में क्यों कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि बीच में हमको साइन दिख रहा था,
इसलिए हम चाहे कि इसको एक रेशियो में ले आएँ, तो हमने कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। ठीक है भाई। चलो, तो ये हमारे पास 4 साइन थीटा है और प्लस में 1 बराबर 0 है। आपको पता है ये डायरेक्ट में सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने इस सवाल को पहले देखा, समझा, तो मैंने ये देखा मेरे दोस्त कि ये स्क्वायर फॉर्म है, पावर 1 है, आई मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है कि क्या थीटा का कोई वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है। मैंने यहाँ पर थीटा का वैल्यू डालने की कोशिश की, लेकिन हमें कहीं भी सेटिस्फाइड होता नज़र नहीं आया। तो फिर मन में ये आया कि क्यों ना इसको हम लोग बेसिक से कर लें। तो बेसिक से करने का मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा तो एक रेशियो में ले आओ, साइन है इसको भी साइन बनाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हो ही जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर है ना 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का 1 बराबर 0। मैं तो यही कहूँगा सबको उस पार ले जाओ, -3 साइन स्क्वायर उस पार जाके +3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, -4 साइन थीटा उस पर जाके +4 साइन थीटा हो जाएगा, 3 और 1 4 उस पर जाके -4 हो जाएगा और बराबर हो जाएंगे 0। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो मेरे दोस्त बीच में आपको ये वैल्यू दिख रहा है ना, इसको ऐसे दो टुकड़े में तोड़िए कि जोड़ने घटाने से +4 और गुना करने से -12 हो जाए। तब तो इसको +6 और -2 ही कर सकते हैं, ताकि जोड़ने घटाने से 4 और गुना करने से -12। इसके बाद स्क्वायर वाले के गुणांक से आपको भाग देना है और चिन्ह भी बदलना है, ये -2 होगा और ये आपका +2/3 होगा। ये तो आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट में सबका मान पॉजिटिव लेना है, तो फिर भला साइन का मान नेगेटिव कैसे ले सकते हैं। आखिर ये मान किसका आया है, किस वेरिएबल में द्विघात है, साइन स्क्वायर, इसका मतलब ये साइन थीटा का मान है। यानी तो साइन का मान जो है मेरे दोस्त आप नेगेटिव नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर आपको पॉजिटिव लेना होगा। यानी आपने देखा कि यहाँ पे साइन का जो मान हमारा आ गया है वो आ गया है 2/3। अब यहाँ पर हम आपसे थोड़ा देर के लिए पूछ लें, अगर ये थीटा है, लंब आपका 2 है और कर्ण आपका 3 है, बताइए आधार क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो हो जाएगा √5। ठीक, क्या चाहिए आपको 10 + सेक। अब देखिए 10 थीटा और प्लस में मेरे दोस्त अगर हमें सेक थीटा चाहिए तो 10 तो होता है लंब बटे आधार, यानी कि 2/√5 हो जाएगा, प्लस सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार करेंगे 3/√5 हो जाएगा। अब 2/√5 3/√5 तो हो जाएगा 5/√5। अब √5 से 5 को काटोगे तो √5 रिजल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हमारा √5 हो जाएगा। तो ये थोड़ा मेरे दोस्त कैलकुलेटिव था और कहीं आपको समस्या नहीं है। ठीक है भाई। चलिए, सुषमा जी हैं, सुषमा जी कह रही हैं कि कॉल करने पर कभी आपसे बात नहीं होती है। अब देखिए, अगर बात नहीं हो पाती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप 12:30 बजे फ़ोन कीजिएगा ना, तो हम सेंटर पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, चलिए आइए, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं कौन सा मेरे दोस्त 16 की ओर और देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, सी और डी व्यास के विपरीत पक्षों में इस प्रकार स्थित 2 पॉइंट है कि ए सी डी हमारा 25 है, ई ई जो है पॉइंट ई छोटा सा चाप जो है लघु चाप माइनर आर्क बी डी पर कहीं एक पॉइंट है, बी ई डी का मान क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर यही चीज़ देख रहे हैं मेरे दोस्त कि हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ ध्यान देना, एक हमारे पास सर्कल है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा व्यास है, तो मेरे दोस्त लीजिए, एक हमारा व्यास है, थोड़ा सा समझिए, डायमीटर है एक, और डायमीटर है तो कहीं ना कहीं ये सेंटर से पास करेगी, और डायमीटर का नाम क्या है मेरे दोस्त, तो डायमीटर का नाम है ए बी। ठीक है, हमें कहा इसके अपोजिट डायरेक्शन में सी और डी 2 पॉइंट है, अपोजिट में सी और डी 2 पॉइंट है, यहाँ पर सी, ठीक है, और यहाँ पर डी। तब तो हमें 25 ADC, ठीक है, सी और डी। चलिए, एक पॉइंट हमारे पास इधर सी है और इधर हमारे पास एक पॉइंट है डी। आइए इसको भी मिलाइए,
अगर आप इसको मिलाते हैं, संजोग से मेरे दोस्त ये व्यास नहीं है, थोड़ा आगे पीछे करना होगा, यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, ए सी डी हमारा 25 है। अगर ए सी डी की बात करने चले जाएं तो ये हमारे पास ए सी डी, ये हमारे पास 25। ठीक है, हमें ये कहा गया है दोस्त कि आप बताइए इस लघु चाप बी डी पर कहीं एक पॉइंट ई, आप बस इतना बताइए इस बी डी एंगल का मान क्या होगा। मैं तो मेरे दोस्त आपसे बस इतना कहूंगा कि आप मित्र एक काम कर लो, आप थोड़ा सा इसको मिला लो, मिला लिए, और मेरे दोस्त आप इसको भी मिला लो, मिला लिए। ठीक है, आप जानते हो मैंने इसको क्यों मिलाया है, अभी दूसरे कलर से मिला देते हैं, थोड़ा हल्का कलर से इसको मिला लो। अब इसको मिलाएं क्यों हैं हम, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये जो हमारे पास व्यास है ना, व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब सोच के जरा देखिए, और कोई एंगल दिया है क्या। अब देखिए यहां पर और कुछ तो आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको एक चीज नजर आएगा, क्या, एडी जो है ना एक ही जीवा है, इसके द्वारा यहाँ 25 है तो इसके द्वारा यहाँ भी क्या होगा, इसके द्वारा यहाँ 25 है तो इसके द्वारा यहाँ भी 25 होगा। आप कहोगे हाँ सर। अब आपसे मैं कहूँगा कि देखो ये 90 है, ये 25 है, तो मेरे दोस्त ये 65 होगा, तभी त्रिभुज के तीनों कोण हमारा 180 हो पाएगा। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि मेरे दोस्त अब थोड़ा आप पहचानो, क्या आप ये पहचानो कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक चतुर्भुज के 4 पॉइंट हैं, एक चतुर्भुज के 4 पॉइंट हैं, और चतुर्भुज के चारों शीर्ष जब वृत्त की परिधि पर हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और मेरे दोस्त आपसे यही तो कहा है कि बी ई डी का मान बताइए। आप चतुर्भुज के चारों शीर्ष देख लिए, अब आप देखिए ये वाली कोण और ये वाली कोण, येलो वाली चतुर्भुज के, येलो वाली चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 होते हैं, यानी कि हमारा बी ए डी और प्लस बी ई डी, बी ई डी दोनों मिलकर 180। अब बताइए बी ए डी हमारे पास कितना है, बी ए डी ये 65 है, बराबर हमारा 180। अब 180 में 65 हटाएंगे तो 115 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 115 हो जाएगा। ठीक है भाई, 115 हो जाएगा। चलो, तो इस तरह से आपने देख लिया 115, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं ये क्या है। स्क्रीनशॉट किसी को करना है, कर चुके होंगे है ना। चलिए इसकी बात करते हैं। अब ये मेरे दोस्त 2 sin इंटू 3x माइनस 15 बराबर 1 है। 3x माइनस 15 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो cos स्क्वायर 2x प्लस 15, कॉट स्क्वायर x प्लस 15 का मान क्या होगा। अब आप थोड़ा देख लीजिए कि मेरे दोस्त यहाँ पर साइन, ये हमारा 3x और माइनस 15 बराबर 1/। अब आप बताइए 3x माइनस 15 का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, इस बात का भी ध्यान रखिए, यानी इसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। इसके जगह पर ऐसा क्या रख दें कि मेरे दोस्त साइन में 1/2 हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान ही 1/2 होगा, यानी 3x माइनस 15 बराबर 30 हो जाएगा। तो 3x माइनस 15 और बराबर अगर 30 हो जाएगा तो x का मान 15 हो जाएगा। अब x का यही मान 15 आप क्वेश्चन पे डालिए,
x का यही मान 15। अब आप जब डालेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर, 15 दूनी 30 और 15 हो जाएगा 45। ये हमारे पास cot स्क्वायर, ये हमारा 15 और 15 हो जाएगा 30। ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। फाइनली 7/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका 7/2 होगा। अब आप में से जिन्होंने 7/2 लाया होगा बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चले। 18 नंबर सवाल पर हमें कह रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं, अब ध्यान दो मेरे दोस्त, अरे भैया यहाँ पर तो इस 2 को हम अगर बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बटा में 1/2 हो जाएगा ना। तो साइन में कितने डिग्री का मान 1/2, 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है ना। चलो, अब आपको मेरे दोस्त ये बात पता होना चाहिए कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। तो आपको मेरे दोस्त एक चीज याद रखना जो कि आपको काम देगा। जैसे कि 1 से 10 बोलते हैं, तो 1 से 10 बोलेंगे तो 2 3 5 7 यानी कितना, 4 प्राइम नंबर है ना। फिर मेरे दोस्त 10 से 20, अब ध्यान से देखिए, 11 13 17 19, ये हमारे पास 4 प्राइम नंबर। अब देखिए 20 से अगर हम 30 तक रखेंगे, ठीक है भाई, 20 से 30 में ये हमारा 23 और मेरे दोस्त 29, ये आपका 2 प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारा ध्यान से देखना 30 और 30 से 40, इसमें हमारा 31 होगा, 35 होगा, 2 प्राइम नंबर। ये 40 से 50, 41 है, 43 है, 47 है, ये हमारे पास 3 प्राइम नंबर है। और यहाँ पर 50 से 60, ये 53 है, ये 59 है, 2 हो जाएगा। 61 से 60 से 70, इसमें आपका 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर। 70 से 80, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 3 प्राइम नंबर। 80 से 90, 83 होगा, 89 होगा, 2 प्राइम नंबर। और 90 से 100, केवल और केवल 97। अब मेरे दोस्त क्या है ना कि इसको 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, आपको मेरे दोस्त इस तरह से वैल्यू ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे बोर्ड पे लिखा है ना, इसको आपको ऐसे ध्यान रखना होगा, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, यानी 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अगर ऐसे आपको ध्यान है, बहुत काम देने वाला है ये चीज़। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 50 से छोटी बोला है ना, तो देखिए 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक। अब देखिए हमने क्या बोला, 10 तक लिखा 4, बोला 20 तक लिखा 4, बोला 30 तक लिखा 2, लिखा 40 तक तो लिखा 2, 50 तक बोला तो लिखा 3, है ना। अब आप मेरे दोस्त इसको आराम से जोड़ दीजिए, आराम से जोड़िएगा, ये 15 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, देखते रहो। हमें कहा जा रहा है कि सर वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर 4 और 5 रिमाइंडर आता है। यानी कि 158 में भाग देते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है, ठीक है, और 215 में भाग देते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है। अब सोच के देखिए ना, इसमें भाग दिए तो 4 रिमाइंडर, इसमें भाग दिए तो 5 रिमाइंडर, तो करना क्या है, जो रिमाइंडर, रिमाइंडर कब बचता है भाई, रिमाइंडर तब बचता है जब भाग लगने से ज़्यादा रहता है। तो अगर 4 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब ही भाग लगने से 4 ज़्यादा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब भाग लगने से 5 ज़्यादा है, तुरंत उतना घटा दो। अब इसमें से 4 घटाओगे 154, इसमें से 5 घटाओगे ये हो जाएगा 210।
अब मेरे दोस्त क्या है ना कि अब इन दोनों में दोनों अब कटने वाला हो गया। अब कटने वाला हो गया है तो सोचिए इसको काटने वाली नंबर क्या होगा, जो इन दोनों को काटेगी और बड़ी होगी वो तो इसका एचसीएफ होगा, है ना। अब एचसीएफ निकालिए। तो ध्यान रखना कि दो नंबर का एचसीएफ जब भी निकालना है तो हमें उनका डिफरेंस लेना है। क्यों? क्योंकि दो नंबर का एचसीएफ या तो उनका डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो यदि हम, हालांकि मुझे उतना दूर अभी जाने की ज़रूरत नहीं था, पता है क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पर अभी ऐसे ही देख रहे हैं कि ये 14 का मल्टीपल है, 14 का 11वां मल्टीपल है, और यहाँ पर 14 देख लें तो मेरे दोस्त ये हमें इस तरह से दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखा, इन दोनों में मैक्सिमम 14 कॉमन दिख रहा है। तो जो दोनों में मैक्सिमम दिख रहा है कॉमन, बस उसको उठा लीजिए। अब क्या है ना कि मेरे दोस्त, अगर ये हमें विजिबल नहीं होती, अगर इसकी विजिबिलिटी हमें पता नहीं चलता, हम नहीं जज कर पाते, तब जाके हम क्या करते कि 154 और 210 का डिफरेंस लेते। हम जैसे यहाँ पर डिफरेंस लेने जाएंगे ये हमारा 56 आएगा। अब ये 56 ना तो इसे काट रही है ना तो इसे काट रही है, ये तो एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अब इसका हमें फैक्टराइज करना होगा, यानी आधा। तो 28 मेरे दोस्त, 28 भी दोनों को नहीं काटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भाग दो, तो 4 से भाग दोगे हो जाएगा 14। अब 14 इसे भी काट रही है इसे भी काट रही है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि यही वो बड़ी सी बड़ी नंबर है जिससे इन दोनों में भाग देंगे तो 4 और 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो ये तरीका है मेरे दोस्त काम करने की, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सबका मैथ्स है मेरे दोस्त, ये सभी के लिए मैथ्स है, एकदम आराम से काम कीजिए और चलते रहिए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्या है इसको समझिए। लिखता है कि एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि यह निकास पाइप खुला रहता है तो इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए स्पष्ट हमें कहा है कि एक नल है ए जो किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, और एक नल है बी जो किसी टैंक को मेरे दोस्त 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले आप इसका टोटल वर्क लीजिए। अब टोटल वर्क लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। 15 मिनट में 30 तो 1 मिनट में 2 हो जाएगा। 30 मिनट में 30 खाली करेगा, 1 मिनट में 1 खाली करेगा। अब हमें कहता है कि ए और बी, ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों साथ चलेंगे, ये भी चलेगा और ये भी। जब ए और बी दोनों साथ चलेगा ना, तो बताइए टैंक में पानी है कितना, 30। ठीक है भाई, ये 2 भरेगा 1 खाली करेगा, तब तो 1 ही भर पाएगा। 1 भरेगा 1, तो 30 भरने में कितने टाइम लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 30 मिनट होगा। अब जिनका भी मेरे दोस्त 30 मिनट आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा, है ना। वैकेंसी आएगी ना, बिल्कुल वैकेंसी आएगी मेरे दोस्त। वैकेंसी नहीं आएगी तो हम लोग मूर्ख थोड़ी ना है ना। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर हम लोग क्यों पढ़ाएंगे बताओ। ये अपना कॉमन सेंस है। बाकी बोलने के लिए जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, बोलने वाले को कौन ही रोक सकता है ना। चलो दोस्त, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अब सबसे पहले देखो हमने क्वेश्चन देखा, हम डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनाने लग गए। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, आप समकोण त्रिभुज तो कहीं नहीं लिखा था, कैसे आप समकोण बनाने लगे? तो थोड़ा सुनिए। एक ट्रायंगल ए बी सी में ए बी हमारा 20 है, बी सी हमारा 21 है और ए सी हमारा 29 है। अब जैसे ही हमने 20, 21 और 29 ये 3 वैल्यू को देखा, वैसे ही आपको ट्रिपलेट याद आया होगा। अगर ट्रिपलेट नहीं भी याद आए तो 2 छोटे छोटे को स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, तो आपको यहाँ 841 नजर आएगा। इसको स्क्वायर करिए, ये भी 841 नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर रहा है। अब जब ये पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर रहा है, इसका मतलब 20, 21, 29 ट्रिपलेट है। और मेरे दोस्त अगर ये ट्रिपलेट है तो ध्यान रखना सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो अगर AC हमारा कर्ण है, इसका मतलब अगर AC हमारा कर्ण है, इसका मतलब 90 डिग्री कहाँ होगा, 90 डिग्री बी पर हो जाएगा। इसका मतलब 90 डिग्री बी पर हो जाएगा। तो लीजिए जल्दी से आप समकोण त्रिभुज बनाइए। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्री आपका बी पर हो जाएगा। अब ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। अब ये अपने पास 29 है, ए बी हमारे पास 20 है और बी सी हमारे पास ये 21 है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा कॉट सी, कॉसेक सी और 2tan ए का मान क्या होगा। अब आप बताइए ना, अगर हम यहाँ पर कॉट सी निकालने जाएं
कॉट सी क्या होगा, ये आधार और बटे में लंब हो जाएगा, यानी 21 और बटे में 20 हो जाएगा, प्लस कॉसेक सी, कॉसेक सी हमारा हो जाएगा कर्ण और बटे में लंब, यानी मेरे दोस्त ये 29 और बटे में 20 हो जाएगा, माइनस 2 टेन ए। अब टेन ए की बात करेंगे, टेन ए तो लंब और बटे में आधार होगा, यानी मेरे दोस्त ये 21 और बटे में 20 होगा। अब हम देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये हमारा हो गया कितना, 50, 50 में 42 जाएगा तो 8/20, और 8/20 का मतलब होता है 2/5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2/5 होगा। अब आप में से जिनका 2/5 आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए विवेक सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्त। और मैं तो यही, मेरी यही दिल इच्छा होगी, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे दोस्त सभी लोग आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ो। ठीक है, कर सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं इस क्लास को फॉलो। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 जीत लिए। रवि ने शेष कंचे में से 2/3 जीत लिए, जबकि सनी ने शेष 60 यानी बचे हुए 60 कंचे रवि ने जीते। रवि नहीं है, सनी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुनीता ने कितने कंचे जीते। अब देखिए भाई, सुनीता ने खेल की शुरुआत में ही, एक काम करते हैं ना, सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इस खेल में x कंचे हैं। ठीक है भाई, x कंचे। अगर खेल के शुरू में 3/5 कंचे जीत लिए गए, यानी 5 में अगर 3 जीत लिए गए तो 5 में बच कितना गया होगा, 2 बच गया होगा, यानी टोटल कंचे का 2/5 बच गया होगा। अब ये जो कुछ भी बचा हुआ कंचा है उसका 2/3 फिर से किसी ने जीत लिया। अब 3 में से अगर 2 किसी ने जीत लिया तो 3 में से कितना रह गया मेरे दोस्त, 1 रह गया, यानी कि बचे हुए कंचे का केवल 1/3 रह गया, और यही लास्ट में कितना रह गया है, 60 रह गया है। अब आप यहाँ से x का मान देख सकते हैं, इससे 30 15 या 45 हो जाएगा 450। ये हो गया 450 क्या मेरे दोस्त, 450 आपका टोटल कंचे हो गए। लेकिन सवाल हमसे पूछा कि इनिशियल में सुनीता कितना जीती थी, तो टोटल कंचे का 3/5 सुनीता शुरू में जीती थी, 3/5 वाला लाइन देखिए, यहाँ से हो जाएगा कितना, 90, 90 और तिया हो जाएगा 270, यानी इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो 270 हो जाएगा। जिनका भी 270 हार हो रहा होगा बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। आओ मेरे दोस्त, अब हम चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इसको देखो, ये तो आप समझ रहे हो, ये तो आप कर ही सकते हो। अब देखो 10 की 9 पावर है और मित्र मेरे 10 की 2 पावर है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास 10 की 3 पावर है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप मेरे दोस्त यहाँ 3 पावर 9 पावर में 3 पावर हटा भी देते हो तो मेरे मित्र 6 पावर बचता है। 10 की 2, 6 पावर 2 पावर 8 पावर हो जाएगा, यानी आप करेक्ट रूप से इसको लगा पाओगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही इतना सोचना है। ठीक है, दिनकर की धरती से आपको प्रणाम आपका भी वेलकम है, आपका भी स्वागत है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए आप इसको बनाने का। बहुत ही शानदार सवाल है आपकी सेवा में। अब देखिए ये मेरे दोस्त हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमें कह रहा है कि एक आयताकार आंगन है, एक आयताकार आंगन। ठीक, अब इस आंगन की हम लंबाई देख रहे हैं 18 मीटर 72 सेमी, तो मीटर को सेमी में बदल दीजिए, तो 18 इंटू, ध्यान दीजिए, 18 इंटू 100 और प्लस 72, यानी हो जाएगा 1872 सेमी लंबाई, और 13 मीटर 20 सेमी तो हो जाएगा 1320, तो 1320 सेमी ई मेरे दोस्त आपका हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, हमें कह रहा है, हमें कह रहा है कि इस पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगर टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालना है, इसका मतलब लगाने वाला टाइल्स जो है वो मैक्सिमम साइज का है,
तो मैक्सिमम साइज का जो हम टाइल्स लगाएंगे उसकी भुजा तो चाहिए ना। तो याद रखना, वो मैक्सिमम साइज का टाइल्स जो यहाँ पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए और यहाँ पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए, वो मेरे दोस्त इन दोनों का SCF होगा। तो मेरे भाई अगर आप इसका SCF लोगे, आपको 24 सेमी नज़र आएगा। यानी जो टाइल्स आप लगाने जा रहे हो वो आपका 24 सेमी। ठीक है। आप देखो बहुत बड़ी बड़ी नंबर है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। भाग विधि से इसको निकाल लेना। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम टाइल्स की संख्या निकालने जाएंगे, एकदम ध्यान से देखना। टाइल्स की संख्या निकालने जाएंगे तो क्या, जहाँ टाइल्स निकाल रहे लगाना है उसकी एरिया ऊपर में, तो टाइल्स लगाना है इस पर, लंबाई और गुने चौड़ाई, यानी कि 1872 और मेरे दोस्त इंटू ये हमारे पास 1320। इस पर हमें टाइल्स लगाना है। कैसा टाइल्स लगाना है? 24 सेमी भुजा वाला वर्गाकार। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 24 सेमी और गुने में 24 सेमी। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, 4290 इस क्वेश्चन का आंसर आपको नजर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4290। एकदम लाइक का बटन भी आपको प्रेस करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि बहुत अच्छा लगेगा काम करने में। ओके मेरे दोस्त, चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना 25। अब देखो ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अब आप ये देख लो मेरे दोस्त कि ये x+y का होल क्यू है और 27x-y का होल क्यू। ये 27 को हम 3 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। आपको पता होगा मेरे दोस्त कि a की पावर m और इंटू बी की पावर m अगर हो तो इसको डायरेक्ट ab की पावर m तो कह ही सकते हैं, यानी a से मल्टीप्लाई b में हो जाता है। उसी तरह देखो 3 का क्यूब है और इसका क्यूब है, तो डायरेक्ट मेरे दोस्त क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पर 3 से अंदर गुना कर दो तो 3x-3y हो जाएगा और एक ही बार क्यूब हो जाएगा। फिर से 3 बाहर निकालेंगे तो 27 ही बाहर निकलेगा, है ना। यानी आप ये देख पाएंगे मेरे दोस्त कि x+y का ये होल क्यू है और ये 3x और -3y का होल क्यू। ठीक है। आप सबको पता है क्या ए क्यू माइनस बी क्यू होता क्या है? ये होता है a माइनस बी। ध्यान दीजिए, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, यही होता है। बस आप इसी पर ब्रेक कर दीजिए। अब मेरे दोस्त अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको a माइनस बी करने जाइएगा तो आप तनिक सोच के देखिए, ये आपके पास x+y है। अब माइनस बी करिएगा तो -3x और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस मेरे दोस्त ये सॉरी बीच में प्लस है, प्लस दीजिए, प्लस दीजिएगा। ठीक है, तो अगर बीच में प्लस है यहाँ पर प्लस दीजिएगा, यहाँ पर प्लस दीजिएगा, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस था। तो लो मेरे दोस्त ए क्यू प्लस बी क्यू करोगे तो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब ये हुआ इसका स्क्वायर होगा x+y का, तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy। बी स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा 9x² प्लस 9y² और -2ab होगा तो 2ab यानी 6×3 = 18xy। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त क्या होगा, तो a² प्लस b² ही तो ब्रेक हो गया। अब प्लस में होगा ए बी, प्लस में क्या होगा ए बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी x+y और 3x-3y मल्टीप्लाई होगा। x इंटू 3x कितना हो जाएगा 3x², x इंटू 3y तो माइनस का 3xy। फिर देखिए y से मल्टीप्लाई 3x में होगा प्लस में 3xy, है ना, और y का गुना 3y में होगा माइनस में 3y² हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आप ऑपरेशन कीजिए, यहाँ आप देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा 4x और माइनस में, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 9 1 10 10 3 13 13x² प्लस 1 10 10 में से 3 गया 7y²,
3xy प्लस में 3xy माइनस में ख़त्म हो गया। 18 में से 2 जाएगा तो माइनस का 16xy। अब आप क्या कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, इससे इससे कंपेयर करिएगा। 13y² कहाँ दिख रहा है? कहाँ पे गड़बड़ी हो गया भाई? अच्छा, हम समझ गए। हम ये समझ गया कि इसमें परेशानी एक जगह पर हो गई है। क्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ? कि जो माइनस ए बी है ना, यहाँ परेशानी हुआ। कोई बात नहीं, a² प्लस b²। अब माइनस क्या होगा? ए बी। अब देखिए माइनस ए बी होगा तो माइनस को अंदर ही गुना कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है? बताइए, x का गुना 3x में होगा, 3x² हो जाएगा। x का गुना 3y में होगा, 3xy हो जाएगा। y का गुना 3x में होगा तो 3xy हो जाएगा, है ना? और y का गुना -3y में होगा तो -3y² हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख पाएंगे 3xy प्लस में 3xy माइनस में ख़त्म हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, 1 9 1 10, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा पास 9 1 10, और मेरे दोस्त 10 और 10 में से 3 जाएगा 7, 7x² हो जाएगा। y और 1y 9y 10y, और 10y और 3y 13, ये हमारा 13y² होगा। और ये हम देख रहे हैं 2 में से 18 जाएगा तो माइनस का 16xy। अब जाके ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 13y² चाहिए था, 13y² आ गया। ठीक है, अब देखो cxy, xy का गुणांक c है तो c का मान यहाँ पर देख लो मेरे दोस्त, तो c का मान आपका -16 है। 7x², वहाँ है bx², तो मेरे दोस्त b के जगह 7 हो जाएगा। अब देखो -2y, यहाँ भी -2y है, ax -2y, x का गुणांक a है, तो लीजिए x का गुणांक आपका a हो जाएगा। a का मान 4, b का मान 7 और c का मान 16। अब आइए बैठा दीजिए, a का मान हमारे पास 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक। b का मान हमारा 7 है तो 7 हो जाएगा। c का मान हमारा -16 है तो -16 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे 16 4 20, 20 में 7 गया तो 13, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 13 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त क्या कीजिएगा, अब टाइम लेगा तो लेगा, हम क्या करेंगे, अब कोई क्या करेगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, अब जैसे ही थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, आपके लाइफ में से आधे लोग भाग गए। तो अब आप सोचिए कि जो लोग अभी लाइव में से भाग रहे हैं ऐसे प्रश्नों को देखकर, वो क्या कर पाएंगे एग्जामिनेशन? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जिस क्वेश्चन को छोड़ के भागिएगा वही क्वेश्चन रिजल्ट का कारण बनेगा। क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर, है ना? इसलिए कब तक भागिएगा? भागिए, कोई दिक्कत नहीं। भागिएगा तो उनके लिए आसान हो जाएगा जो मेहनत कर रहे हैं, और आप भागिएगा अगर ऐसे कैलकुलेटिव प्रश्नों से तो आप एग्जाम से भाग रहे हैं, और जो लोग एग्जाम से भाग रहे हैं तो फिर सिलेक्शन का आप सपना भी नहीं देख सकते हैं। सपना देखना भी गुनाह हो जाएगा। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, एक खाली हौज में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप, एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप, भरना खाली करना, भरना खाली करना, भरना खाली करना, यही हो रहा है। कह रहा है कि शुरुआत किससे करना है? इनलेट पाइप से स्टार्ट करना। ठीक है, जो आपका इनलेट पाइप है वो इतना घंटा में भर सकता है, जो आउटलेट पाइप है वो इतना घंटा में खाली कर सकता है। देखिए, एक पाइप है आपका भरने वाला जो 11.25 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप है आपका खाली करने वाला जो 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। अब टोटल वर्क लेने जाएंगे, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 45। अब यहाँ पर 1 घंटे में 4 भरेंगे, और ये 1 घंटे में आपका 2 खाली करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे दोस्त ये सब चीज समझिए अच्छे से। अब देखो क्या हुआ, एक भरने वाले हैं, एक खाली करने वाले हैं, और ये कह रहा है कि एकाएक ही चलाना है। पहले इसको चलाओ, फिर इसको चलाओ, फिर इसको चलाओ, फिर इसको चलाओ। बताओ भरने में कितने टाइम लगेंगे? बहुत आसान सवाल होता है। ऐसे सवाल में
टोटल जितना आपके टैंक की क्षमता है उनमें से जिनकी क्षमता ज़्यादा है उसकी क्षमता के बराबर आप रिजर्व रख लो। यानी कि आप इसकी क्षमता के बराबर रिजर्व रखने का प्रयास करें, ये सोच करके कि आखिरी में अगर 4 भरने का नौबत आएगा कि एक ही घंटे में भर देगा। तो जैसे रिजर्व रखे तो आपके पास भरने के लिए 41 रह गया। अब आप 41 पहले भरिए, 1 घंटा ये 1 घंटा ये 2 घंटा हो जाएगा। ये 4 भरेंगे, ये 2 खाली करेंगे, 2 ही भर पाएंगे। अब क्या है ना, 4 भरेंगे 2 खाली करेंगे, 2 ही भर पाएंगे। अब 2 भरने में 2 घंटा, भरना है कितना 41, बताइए कितना गुना है, 20 गुना है। अब अगर आप 20 गुना भरवाते हैं, सोच के देखिए, तो 20 और दूनी कितना 40 भरा जाएगा। अब 41 में 40 भरा जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ से, 4 यहाँ रिजर्व रखे हैं, 4 और 1 5 बच जाएगा। क्या ये 5 भर पाएगा? यानी जिनकी क्षमता बराबर है या तो उनके क्षमता के बराबर रिजर्व रखिए, नहीं तो उससे कम। तो अभी हम क्षमता के बराबर रिजर्व रख रहे हैं, तो एक यहाँ से बच जा रहा है, तो 5 काम बच जा रहा है जो ये नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप मेरे दोस्त फोल्ड चेंज कर दीजिए, यानी ये 20 गुना फोल्ड ना करके 21 गुना काम कराइए, ठीक है। और मेरे दोस्त अगर आप 21 गुना काम कराएंगे, 21 गुना आपको समय भी लगेगा, यानी 42 घंटे का समय लग जाएगा और आपका 42 भरा भी जाएगा। अब भरने के लिए कितना बचा है तो देख लीजिए ना, 45 में से, अब इसमें से देखिए 45 में ये डायरेक्ट मल्टीपल जब होता है ना तभी ये रिजर्व रह पाता है। डायरेक्ट मल्टीपल जब नहीं होगा तो कभी भी क्षमता के बराबर रिजर्व नहीं रहता है, उससे कम ही रिजर्व रह पाता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए 45 में 42 काम हो गया, अब काम करने के लिए बचा है कौन, 3। तो मेरे दोस्त 3 काम बचा है, समय कितना लगेगा, कौन करेगा? तो जब डायरेक्ट मल्टीपल होना बंद हो जाए तो बारी बारी से बुलाइए, वो पहले आएगा जो पहला दिन आया था, तो पहला घंटा में ए आया था यही आएगा, ये आएगा, तो इसकी क्षमता कितना है? 4 क्षमता से 3 भरेगा ना, तो कितने टाइम हो जाएंगे? तो मेरे दोस्त इसको आप घंटे में बदल, मिनट में बदल लो, 15 15 तिया 45, यानी आप ये देख पाओगे कि 42 घंटे 45 मिनट, 42 घंटे 45 मिनट, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो, 42 घंटे 45 मिनट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ये हमारा 26 नंबर। अब मेरे दोस्त 27 नंबर पे आ जाओ और देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठता नजर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर सबको गुना करके इस पार ले आइए, माइनस में 2a हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 16 प्लस में 16b हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 4 प्लस में 4b स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इस पार कुछ नहीं तो 0 बचा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, 2a को इसके साथ लाइए और ए को 1 को दे दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से बी वाला फॉर्मेट है, बी वाला फॉर्मेट को एक साथ करिए, 4b स्क्वायर प्लस में 16b है, और मेरे दोस्त इधर पहले 17 था ना, 17 था ना, तो एक काम कर लो, एकदम ध्यान से देखो, इधर आपके पास 17 भी था, अब 17 में से एक इसको दे दिए तो बच गया 16, तो 16 इसको दे दीजिए, एडजस्ट हो गया। और बच क्या गया है, एगो सिर्फ सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को लिख लीजिए बराबर 0। अब देखिए कोई बचा, ए स्क्वायर 2a, 17 में एक ले आए इसको, ताकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, 4b स्क्वायर 16b, 17 में एक यहाँ है तो 16 यहाँ रख दिए, ताकि ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और बचा था एक सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ हो गया। अब आप इसको गौर से देखिए, ये आपका ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको अगर आप देखने जाएंगे ये 2b और +4 का होल स्क्वायर है, और ये हमारे पास सी का स्क्वायर बराबर हो गया 0। याद रखना, ध्यान रखना, जब स्क्वायर नंबर का योगफल अगर 0 हो, जब स्क्वायर नंबर का योगफल 0 हो तो प्रत्येक नंबर ही आपका 0 होता है, प्रत्येक नंबर ही 0। स्क्वायर नंबर का योगफल अगर 0 है, इसका मतलब ईच नंबर हमारा 0 के बराबर। a माइनस 1 बराबर 0 तो a का मान 1 हो जाएगा। अब 2b प्लस 4 बराबर 0 तो b का मान -2 हो जाएगा, और यहाँ पर c का मान 0 ही है। अब आप आराम से बैठाइए, बैठाइएगा कहाँ पे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा, b का मान कितना है -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, c का मान 0 है तो 0 हो गया, ये आपका -7 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब जिनका आप में से -7 आ गया वो सही हो गया, ठीक है।
चलिए, जिनको लग रहा है कि एक बार और समझा दीजिए, उस वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मेरे दोस्त देखो, थोड़ा मेहनत खुद से भी कीजिए। अगर पूरा पूरा मेहनत टीचर से ही करवाइएगा ना, तो फिर आप कब डेवलप होइएगा? आप तो फिर डेवलप नहीं हो पाइएगा, है ना? अब जैसे देखिए, अभी आपके पास एक क्वेश्चन है। हम मेरे दोस्त ये क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ संख्या है, ये कुछ संख्या है जिनका माध्य हमारे पास 6 है। टेक्निक थोड़ा सीखिएगा, टेक्निक से बताएंगे, ध्यान दीजिए। कुछ संख्या आपके पास है जिनका माध्य आपके पास 6 है। अब हमें कहा कि इनमें से x को इससे बदल दीजिए और y को इससे बदल दीजिए और तब माध्य निकालिए, तो माध्य आपका 2 बढ़ जाएगा। तो बताइए x का मान क्या होगा? अब थोड़ा सोच के देखो मेरे दोस्त। आपसे कहा कि x को आपसे कहा कि x को 3x + 1 बना दीजिए और मेरे दोस्त y को y + 3 बना दीजिए। ठीक है? यानी आपसे स्पष्ट कहा है कि आप x को इसमें बदल दीजिए, इसमें, और आप y को इतना बना दीजिए। तो आपका जो नया माध्य होगा, यानी आपका जो नया मीन होगा, नया जो आपका मीन होगा, वो मेरे दोस्त क्या होगा? पहले से 2 बढ़ जाएगा। ठीक है? आपको पता है कि नया माध्य की वृद्धि हम कैसे निकालते हैं? नया वृद्धि, अगर मीन में कितना वृद्धि होगा, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि टोटल वृद्धि क्या हुआ। अब y को y + 3 बनाइएगा तो 3 की वृद्धि किए हैं। x को 3x + 1 बनाइएगा, इसका मतलब इसमें 2x + 1 जोड़े हैं। इसमें इतना जोड़िएगा तभी तो ये बनेगा। ध्यान से देखिए, इसको में इतना जोड़िएगा तभी ये बनेगा, इसमें इतना जोड़िएगा तभी ये बनेगा। इसका मतलब आपने जो फाइनली इंक्रीज किया था टोटल, वो 2x + 1 की इंक्रीज एक में किया था और दूसरे में आपने 3 की इंक्रीज किया था। यानी टोटल इंक्रीज आपने किया है इतना। और आप जानते हैं जो टोटल इंक्रीज होता है वो प्रॉफिट कहलाता है, और इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों में होता है। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म कितने? नंबर ऑफ टर्म तो आज भी इतना ही है ना, बस वैल्यू दो टर्म का वैल्यू बढ़ाए हैं। बाकी नंबर ऑफ टर्म 3 और 4 7, तो आज भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म 7 ही है। तो प्रॉफिट को सभी लोगों में बांटिए, जितना जितना हिस्सा होगा उतना से ही आपका माध्य बढ़ेगा। देखिए माध्य आपका 2 से बढ़ रहा है, इसका मतलब सबको 2 2 हिस्सा हो रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से आप 2x, अब आप देखिए ये 14, 4 जाके घटेगा तो 10, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त x की वैल्यू 5 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको टेक्निक यूज़ नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना होगा, आराम से आप काम कर पाएंगे। ठीक है? चलिए, एक बार फिर से देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, कुछ लोग इसको बेसिक से बनाना चाहेंगे, तो कैसे बनाएंगे? अरे भैया, आपने चेंजिंग तो बस 2 में ही किया, एक x में चेंजिंग किया है, एक y में चेंजिंग किया है, बाकी को एज इट इज रखा है। बाकी से हमको मतलब ही क्या है? नहीं, अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। देखिए 9 6 15, 15 और 10 25 और 2 27, 27 + x + y, 15 15 10 25, 25 और 2 27 + x + y, और बटे में कितना? पदों की संख्या 7 और बराबर माध्य कितने हैं? 6। यहाँ से x + y निकाल के देखिएगा, 42 में 27 जाके घटेगा 15, ये हो जाएगा x + y। अब आपको क्या करना है? एक्स वाई का मान चेंज करना है। तो 27 तो एज इट इज रहेगा, बस अब इनको 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 जोड़िएगा तो 27 तो आपको ऐसा ही हो जाएगा। बस x के जगह क्या करना है? x के जगह 3x + 1 कर देना है, और मेरे दोस्त y के जगह क्या करना है? बस y + 3 कर देना है, कुछ नहीं। x के जगह 3x + 1, y के जगह पर y + 3। पदों की संख्या आज भी आपका 7 है और बराबर माध्य है। पहले 6 था, अब 2 बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं,
3x प्लस वाई बराबर 8 सते 56 और 27 और 4 31, 31 जाके घटेगा, यानी 3x प्लस वाई और बराबर 25। ये आपका इक्वेशन सेकंड। आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तब भी इक्वेशन बनाया जा सकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हो गया, थैंक्स नितेश, कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे दोस्त। अब इसको देखो, ये क्या है, इसको थोड़ा समझना है दोस्त। कहता है कि एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प प्रदान करती है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। अब देखिए, दुकान के मालिक मतलब ओनर, अगर दुकान का मालिक ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा ना पैसा, इसका मतलब कम से कम छूट देना चाहेगा। और ध्यान रखना, इस प्रकार के जब भी छूट का ऑप्शन दिया जाए, जैसे कि अभी दिया हुआ है 35/5, एक छूट ये दिया हुआ है। दूसरा जो डिस्काउंट है 25 और मेरे दोस्त 15% का। और तीसरा जो डिस्काउंट है वो आपका 20% और 20% का है। अब आप यहां ध्यान रखना, जहां पर डिस्काउंट के बीच में मैक्सिमम गैप है, जहां पर मेरे दोस्त डिस्काउंट के जो दो वैल्यू हैं, अगर उसका गैप मैक्सिमम है तो आप समझ जाना यहां पे डिस्काउंट, यहां पर डिस्काउंट जो है, ठीक है, यहां पर मेरे दोस्त डिस्काउंट क्या हो जाएगा, जितना कम गैप उतना ही कम छूट, जितना ज़्यादा गैप उतना ही ज़्यादा छूट। यहाँ पर गैप मैक्सिमम है तो डिस्काउंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों वैल्यू में, मतलब दो लगातार डिस्काउंट के वैल्यू जो हैं, इनमें आप देख लीजिए इसका गैप मिनिमम है। तो यदि प्रतिशत वैल्यू का गैप मिनिमम होगा तो ध्यान रखना कि आपका डिस्काउंट भी मिनिमम होगा। और कोई दुकानदार अगर खुद के लिए बेस्ट ऑप्शन तलाशेगा तो वो यही चाहेगा कि हम डिस्काउंट कम से कम दें। कम से कम डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि वैल्यू में मिनिमम का गैप होना चाहिए, यानी दो लगातार डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं उसमें गैप मिनिमम होना चाहिए। गैप मिनिमम है तो डिस्काउंट भी मिनिमम होगा, अगर इनके बीच गैप मैक्सिमम है तो डिस्काउंट भी मैक्सिमम होगा। बाकी आप अपनी संतुष्टि के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 निकाल के चेक कर सकते हैं। यानी कि दुकानदार के लिए ये मेरे दोस्त बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर यही ग्राहक की बात होती तो ग्राहक के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ग्राहक के लिए बेस्ट होता, क्योंकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा छूट चाहेगा ना, और दुकानदार कम से कम छूट देना चाहेगा। दुकानदार के लिए बेस्ट तब माना जाएगा जब कम से कम छूट होगा, और ग्राहक के लिए बेस्ट तब माना जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा छूट होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको देखो कि ये क्या है। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की संख्या 4500 हो जाती है। कह रहे नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। अब आप बताइए मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पर एलिगेशन का यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि गांव की आबादी 4000 है। अब इस 4000 में मेल भी है और मेरे मित्र ये 4000 में फीमेल भी है। हमें कह रहा है कि पुरुष में यानी मेल में 10% इंक्रीज हो रहा है, जबकि फीमेल में 20% इंक्रीज हो रहा है। यदि हम मेल को 10% इंक्रीज करेंगे, फीमेल में 20% का इंक्रीज, तो आप यहां से देखिए टोटल इंक्रीज आपको क्या नजर आएगा, 500 का इंक्रीज नजर आएगा। थोड़ा देखो मेरे दोस्त, 4000 का 10% यानी मेरे दोस्त 400, 4000 का 20% यानी मेरे दोस्त 800। एलिगेशन क्या कहता है, सबको एक बार मेल मान लीजिए, सबको एक बार फीमेल मान लीजिए। अगर सबको मेल मानते हैं तो मतलब 4000 में 10% की वृद्धि होगा, यानी 400 की वृद्धि होगा।
सबको फीमेल मानेंगे तो इसमें 20% की वृद्धि होगा, यानी कि 800 की वृद्धि होगा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ना तो सभी मेल हैं और ना ही सभी फीमेल हैं। तो आपका इंक्रीज भी ना 400 नजर आएगा और ना ही आपको 800 नजर आएगा, इन दोनों के बीच में नजर आएगा। और आप देखिए वही नजर आ रहा है 500। अगर अलग अलग इंक्रीज, कंबाइन इंक्रीज। अब आप जल्दी से ऑपरेशन कीजिए। इन दोनों का डिफरेंस मेरे दोस्त 100 होगा और इन दोनों का डिफरेंस आपका 300 होगा। अब यहां से आप देख पाएंगे ये आपको 3:1 नजर आए। ये इनिशियल में मेल है, ये फीमेल है। आप जोड़ के देखिए 4 रेशियो होगा और यही आपको दिया हुआ है 4000। यहां से एक रेशियो का मान मेरे दोस्त हो जाएगा 100। एक का मान 100 हो जाएगा तो 3 का मान आपका 300, सॉरी, एक का मान मेरे दोस्त 1000 हो जाएगा अगर, तो 3 का मान 3000 हो जाएगा। इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी थी? 3000। आगे मेरे दोस्त ध्यान दो। अब इसको देखो कि आखिर ये क्या है। 20 माइनस 25 माइनस 33 डिवाइड बाई -5 और इंटू 4 माइनस माइनस 6 प्लस 56 डिवाइड बाई -27 प्लस 13। एक बात बताऊं, ये है आपका भी बॉड मास। और भी बॉड मास में आप मेरे दोस्त सबसे पहले पेनिकुलम ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, फिर मेरे दोस्त भी बॉड मास जब भी आप करेंगे ना, आराम से ध्यान रखना कि ये जो है आपका मेरे दोस्त भी बॉड मास। तो आप सबसे पहले वेनिकुलम ब्रैकेट, ठीक है, यानी बार का सिंबल, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में चलेगा। आप यहां देख लो, थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान रखना। आप देख रहे हो कि एक करली ब्रैकेट जो है ना वो यहां पर क्लोज है और एक करली ब्रैकेट मेरे दोस्त यहां पर क्लोज है और एक आपका छोटी ब्रैकेट यहां पर है। तो आपको इसी तरह से ऑपरेशन करना होगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का ऑपरेशन करना होगा। अब देखो 25 में से अगर हमारा 33 जाएगा तो माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 20 और 8 हो जाएगा 28, 28 हो गया। बीच में डिवीजन है, डिवीजन दीजिए। अब यहाँ देखिए ये आपका -20 हो जाएगा, पहले मल्टीप्लीकेशन, और माइनस माइनस प्लस ये आपका 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 14। ये आपका माइनस का 14 हो गया। धन्यवाद। अब यहाँ देख रहे हैं प्लस का ये 56 है, रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त ये क्या होना है, 56 और डिवाइड बाय माइनस माइनस 27 प्लस 13, यानी कि माइनस का 14। अब आप देखिए 28 में -14 से भाग देंगे तो -2 आएगा और 56 में -14 से भाग देंगे तो -4 आएगा, यानी यहाँ पर -6 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर -6 हो जाएगा। हो गया मेरे दोस्त? चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो कुछ भाई कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ और मेथड नहीं है। बिल्कुल है, आप बिल्कुल मेथड है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास मेल है और ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है। अब देखो 4000 है ना, 4000 में से अगर पुरुष की संख्या x मान लेंगे तो महिला की संख्या 4000 माइनस x हो जाएगा। बिल्कुल, पुरुष में वृद्धि कराना है 10% की, पुरुष में हमने 10% की वृद्धि करा दी। महिला में 20% की वृद्धि कराना है, 20% की वृद्धि करा दो। और यही दोनों वृद्धि मिलकर ओवरऑल कितने की वृद्धि हो गई? 500 की। 500 के बराबर कर दो। आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हें भी सॉल्व कर लो, यहाँ भी सॉल्व करोगे x का मान आपका 3000 आ जाएगा बहुत आसानी से। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत हो रही ना है। बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि फॉलो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, हर एग्जाम की तैयारी करने वाले फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखता है, एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितना ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा
ताकि बस उसे केवल 10 मिनट के अंतराल पर मिल पाए। अब ये देखिए, थोड़ा समझिएगा। अब एक महिला यहाँ पर है, ठीक। अगर बस 15 मिनट के अंतराल पर खुल रही है ना, तो बस इससे 15 मिनट के अंतराल पर ही मिलेगी। कब? जब महिला यहीं पर खड़ी रहेगी तब। इसका मतलब है कि जब इस महिला से पहला बस मिल रहा होगा, यानी पहला बस जब इस महिला को पार कर रहा होगा, उस समय दूसरा बस जो है ना, वो यहाँ से केवल और केवल कितना पीछे होगा? 15 मिनट पीछे हो। जानते हो मेरे दोस्त, बात को समझना। अगर बस 15 मिनट के अंतराल पर खुल रही है ना, तो बस इस महिला को भी 15 मिनट के अंतराल पर ही पास करेगी। यानी जिस वक्त पहला बस इसे यहाँ पार कर रही होगी, उस वक्त दूसरा बस इससे ठीक 15 मिनट पीछे रहेगी। क्योंकि अगर ये महिला यहीं पर रही, तो अगले 15 मिनट में ये बस भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। 15 मिनट पर खुली है, 15 मिनट के अंतराल पे उसको पास करेगी। लेकिन ये महिला यहाँ पर रही नहीं। पहला बस से जैसे ही मिली, उसके बाद वो स्टेशन की ओर चलना स्टार्ट की, मतलब जिधर से बस खुली थी उधर की ओर चलना स्टार्ट की। और चलते 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 जब ये महिला 10 मिनट तक चली, तो इस महिला की मुलाकात दूसरे बस से हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि तब तक ये दूसरा बस यहाँ पर पहुँच गया। अब मेरा सवाल ये है कि पहला बस से मिलने के बाद महिला जो 10 मिनट चली, तो क्या ये बस बैठा रहा? नहीं, ये भी 10 मिनट। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये बस यहाँ आना चाहता या यहाँ आए, कितना टाइम लेगा? आपको पता है कि बस यहाँ से यहाँ आने में 15 मिनट, 15 मिनट में ये 10 मिनट चल लिया है, तो केवल और केवल इसको 5 मिनट का टाइम और लगता। यानी हम कह सकते हैं कि बस जो दूरी 5 मिनट में ट्रेवल करता, महिला उसको 10 मिनट में ट्रेवल की है। बस और वोमेन, हम टाइम की बात कर रहे हैं। बस जो दूरी 5 मिनट में ट्रेवल करता, महिला उसको 10 मिनट में ट्रेवल की है। तब तो मेरे दोस्त टाइम का रेशियो क्या होगा? ये 1:2। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो हमारा 2:1 हो। ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि बस की स्पीड जो 2 नज़र आ रहा है ना, वो मेरे दोस्त है 25 किलोमीटर पर आवर। अब 2 का मान 25 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब आओ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें ये कह रहा है कि एक ही समय शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए 3 घंटे के बाद मिलती है। अब आप यहां देखिए, ये दो विपरीत कारें ए और बी, ये इधर जा रही है और ये मेरे दोस्त इधर। अब ये दोनों सेम टाइम पर मेरे दोस्त चली एक दूसरे की ओर, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। मुलाकात होने के बाद ये अपने गंतव्य पर चला गया और मेरे दोस्त ये मुलाकात होने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे चला गया। कहता है मिलने के बाद 5 घंटे और 6 घंटे अपने अपने गंतव्य पर पहुंचती है। तो जो ए से चल रही है वो मिलने के बाद 5 घंटा, जो बी से चली है वो मिलने के बाद 6 घंटा लगा गंतव्य पर जाने में। ए का स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। बताइए बी का स्पीड क्या होगा? आप लोग जानते होंगे कि ये कंसेप्ट जब चलता है, ए का स्पीड अपॉन बी का स्पीड और बराबर रूट के अंदर, ए का स्पीड ऊपर है तो बी का टाइम ऊपर रहेगा, और बी का मेरे दोस्त स्पीड नीचे है ना, तो बी का टाइम ऊपर हो गया। ए का स्पीड ऊपर है तो ए का टाइम नीचे हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, ये आप 55 जान रहे हैं, बटे बी बराबर रूट 6 और बटे में रूट 5। तो बी का मान क्या हो जाएगा? 55 रूट 5।
बटे में √6। ज़्यादा ज़्यादा रेशनलाइज करेंगे, √6 से गुना करेंगे, √6 से भाग दे देंगे, हो जाएगा ऊपर में 55 और रूट में 30, √6 इंटू √6 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या कह रहे हैं, मूल समान है। अगर मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी b² - 4ac बराबर 0 होगा। b² बोले तो 1 का स्क्वायर -4ac, a का मान कितना और c का मान कितना, बराबर 0। अब 1 बराबर क्या होगा, 4ab, 1 का मान हो जाएगा 4a। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊपर की ओर जा रहे गुब्बारा 10 बजे 30 डिग्री, 10 बजकर 2 मिनट पर 60 डिग्री। यह है आपका उड़ान बिंदु, और इस उड़ान बिंदु से ऊपर की ओर एक गुब्बारा जा रहा है, ऊपर की ओर। मेरे दोस्त, जब 10 बज रहा था उस समय इस उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी है, उस उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर से इस गुब्बारे को देखा गया। और कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। अब मेरे दोस्त क्या है, जब 10 बजकर 2 मिनट हुआ तो 60 डिग्री। अब आप ये बताइए ध्यान से, 10 बजे से 10 बजकर 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट, यानी 120 सेकेंड। यहाँ से यहाँ जाने का 120 सेकेंड हमें पता है। अगर ये हम दूरी निकाल लिए ना, स्पीड आराम से निकल जाएगा। अब एक काम करो, 30 डिग्री के लिए लंब आपका 1 है, आधार आपका √3 हो जाएगा। 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए लंब अगर √3 है, और मेरे दोस्त आधार अगर हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर देखना, ये √3 है तो इसे भी √3 होना पड़ेगा, ये √3 इससे भी √3 होना पड़ेगा। अब इसमें √3 से गुना किए तो इसमें भी करना होगा, पूरा 3। अब पूरा 3 में अगर ये 1 तो ये हमारा 2 होगा। अब आप बताइए, √3 का मान अगर 300 है तो 1 का मान क्या होगा, 100√3। 1 का मान 100√3 है तो 2 का मान क्या होगा, 200√। अब 200√3 मीटर की दूरी 120 सेकेंड में, यानी चाल क्या होगा, 200√3 मीटर की दूरी 120 सेकेंड में, 40 पंचे 40 दिया, √3 का मान 1.73। आप देख लीजिए 2.9 मीटर पर सेकेंड नजर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 4 वर्ष के बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले अनुपात 3:1 है,
उन दोनों में से छोटे वाले का उम्र क्या होगा? देखिए, अगर हम 4 वर्ष पहले योगफल लाना चाहेंगे तो सबसे पहले सुनिए, 64 जो योगफल है ना, 4 वर्ष बाद है। तो सबसे पहले आप इनमें से दोनों के लिए 4 4 घटाइएगा तो वर्तमान पहुंचिएगा। लेकिन आपको 4 साल पहले चाहिए तो आपको 4 4 फिर घटाना होगा। समझे बात? 64 था 4 साल के बाद, तो वर्तमान आने के लिए 4 घटाना होगा। 2 व्यक्ति का योग है ना 64। 4 साल के बाद 2 व्यक्ति 64, वर्तमान आएंगे तो 4 4 दोनों के लिए घटाएंगे, वर्तमान आएंगे। लेकिन जाना है 4 साल और पहले, 4 4 फिर दोनों के लिए घटेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 48। और 4 साल पहले ही दोनों पर्सन के उम्र का रेशियो जो वो 3:1। अब आप बताइए 3 और 1 कितने? 4। इस 4 का मान 48 है, 1 का मान हो जाएगा 12। जब 1 का मान आपका 12 हो जाएगा तो 3 का मान 36 हो जाएगा, 1 का मान आपका 12 हो जाएगा। यानी इस तरह से आपने ये देख लिया कि ये जो अभी हमारे पास आया है वो 4 साल पहले का उम्र आया। हमें उन दोनों में से छोटे का हमें एज चाहिए। छोटा तो ये है ना कि उम्र है 4 साल पहले की, क्योंकि ये रेशियो है 4 साल पहले। जब का रेशियो होगा उम्र तभी का आएगा। इसको वर्तमान में लाना है तो 4 जोड़ना होगा, यानी छोटा वाला वर्तमान में 16 साल का हो। ठीक है, छोटा वाला वर्तमान में 16 साल का हो। 16 साल 16। हमें थोड़े बोला है कि पहले का बताइए, वर्तमान का पूछा है। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि 2 पॉइंट से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित हो रही है। यानी आपको सेक्शन पॉइंट का x चाहिए और सेक्शन पॉइंट का y चाहिए। क्या होता है? mx2, ये m है, ये n है। mx2 करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा। nx1, देखिए mx2 करेंगे 14 और nx1 करेंगे तो 4 बटे में m प्लस n, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 6। अब y का मान चाहिए, m y2 तो 11 दूनी 22, n y1 तो 5 एकम 5 और बटे m प्लस n, ये हो जाएगा मेरा 9। यानी कि 6,9। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इनसे मिलिए और देखिए कि ये हमारा क्या है। अब मेरे दोस्त हमें ये कह रहा है कि 3738, 5659 और 9501 को बड़ी सी बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाए, प्रत्येक बार y रिमाइंडर आएगा, x y का योगफल क्या होगा? सबसे पहली बात, वो नंबर जिससे इन तीनों को भाग दे तो समान शेष आएगा, वो नंबर कौन सा होगा? इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 2, मेरे दोस्त ये हो जाएगा हमारे पास 1, 5 में से 3 गया 2 और 56 में से 37 गया, तो मेरे दोस्त ये हो जाएंगे 19। अब इनको देख लो, ये हमारे पास 2 हैं, 10 में 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएंगे, ये 14 में 6 गया तो 8 हो जाएंगे और 8 में से 5 गया तो 3, यानी इनका अंतर 1921 और इनका अंतर 3842। दोनों का जो अंतर आया है, अब आप इस अंतर का एचसीएफ निकालिए। अब हमें तो दिख रहा है ये 1921 और ये 1921 का डबल, यानी दोनों में 1921 कॉमन आ रहा है, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी यही वो नंबर है जिससे दोनों में भाग देंगे तो समान, जिससे उन सब में भाग देंगे तो समान से सही। अब आप इसी 1921 से किसी एक नंबर में भाग दे लीजिए, 3738 में ही भाग दे दीजिए। 1921, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 1 और 17 में 9 गया तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख लो, ये 1870 और यही जो रिमाइंडर आ रही है मेरा y है।
अब x प्लस अगर y चाहिए, x का मान 1921 और y का मान 1817, ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 3, और 9 8 हो जाएगा 17, और 2 हो जाएंगे 3738 इस क्वेश्चन का आंसर। 3738। ठीक है, आओ मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, माध्य दिया हुआ है। आप सबको पता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही आपका माध्य है। अब तुरंत से आप क्या कीजिए, यहाँ पर एफ एक्स निकालिए। अगर आप एफ एक्स निकालते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 18, 8 पंचे 40, 15 सते 105, ये हो जाएगा 9p, ये हो जाएगा 11 8 88, ये हो जाएगा 13 चौको 52। अब आप ध्यान दीजिए, 8 5 13, 13 8 21 और 2 मेरे दोस्त हो जाएगा 23, 10 10 5 15, 15 8 23। अब ये हो जाएगा 5, 8 5 13, 13 13 5 18, 18 और 2 20, और मेरे दोस्त 1 3 हो जाएगा, प्लस 9p और बटे टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 8 4 12। अब यहाँ देखिए, 8 8 16 4 20, 20 और 15 35, 35 6 41, 41 प्लस p बराबर माध्य। माध्य कितना है 8। अब 303 और प्लस में 9p, 8 8 चौको 32 और प्लस में ये 8p, 8p आके घटेगा p हो जाएगा, ये चला जाएगा उस पर 25 हो जाएगा, p का मान 25 हो गया। कितना हो गया, p का मान 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, अगर हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं तो स्पष्ट लिखा है, एक व्यक्ति अपना सामान 30% के लाभ पर बेचता है। एक काम करते हैं, सीपी को 100 मान लेते हैं। अगर 30% का लाभ लेगा तो 30 लाभ हो जाएगा, तो एसपी कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। तो सीपी माना, 30% के लाभ पर बेचेगा तो 130 में बेच। अब कह रहे हैं सीपी को 25% से बढ़ाइए, 25% से सीपी बढ़ाइएगा तो सीपी 125 हो जाएगा। विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, अगर बिक्री मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाएगी, ये 143 हो जाएगी। अब ये बताइए तो प्रॉफिट कितना, 143 एसपी है और 125 हमारा क्या है सीपी। अब इसमें 125 हटा दोगे तो ये मेरा 18 हो जाएगा, है ना, ये मेरा 18 हो जाएगा। अब आप मेरे दोस्त ये देखिए कि हमें यही तो पूछा कि हमारा न्यू प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब 125 का चीज़ 143 में बेचेंगे तो 18 का लाभ होगा, तो न्यू प्रॉफिट हमारा 18 है, बटा सीपी कितना 125 और इंटू 100, 25 चौको 25 पचे 72 बटे में 5, यानी हो जाएगा 14.4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14.4। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज की सेवा यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था तो मैंने इसको कैलकुलेटिव तरीके को भी देखा, जहाँ टेक्निक कर सकता था उसको भी मैंने। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले दिन मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप लोग मेरे दोस्त इस बात का याद रखना ध्यान से, सभी लोग इस बात का मेरे दोस्त आप लोग ध्यान रखना कि आने वाले टाइम में जिनको भी 4.0 के लिए हमारे साथ जुड़ना होगा, नए बैच श्रद्धा बैच के अंदर ज्वाइन कर जाएंगे। अर्जुन बैच सबको रखना है, क्योंकि 2.0 3.0 दोनों जगह पे अर्जुन बैच ने अपना लोहा मनवाया है। तो अर्जुन बैच प्रैक्टिस बैच है, सबको रखना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है अर्जुन बैच, सबके फ़ोन में होना चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अर्जुन बैच हर हाल में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, महाभारत है तो साथ में अर्जुन,
कुरुक्षेत्र है साथ में अर्जुन, और श्रद्धा है तो साथ में अर्जुन। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।